जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अब हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा लास्ट मॉड्यूल ऑफ दिस कोर्स विच इज़ अबाउट कैपिटल बजटिंग। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कैपिटल बजटिंग है क्या है और इसका रोल क्या है और फाइनेंस की टर्म्स में इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। कैपिटल बजटिंग कहते हैं इवैल्यूएशन एंड सिलेक्शन ऑफ मोस्ट सूटेबल लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट आई शुड से। देखो, इफ़ यू आर मेंटेनिंग एंड डूइंग अ बिज़नेस तो आपके पास बहुत सारी ऑप्शंस आती हैं जहाँ आपसे कहा जाएगा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें। तो अब आपने उन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को देखना होता है, स्टडी करना होता है, एनालिसिस करना होता है और उनमें से तो बेस्ट आपको लग रही है वो चूज़ करनी है। दैट इज़ कैपिटल बजटिंग। अब इसकी इंपॉर्टेंस की अगर मैं बात करूँ तो इम्पॉर्टेंस ये है कि बिज़नेस में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ तो आती रहती हैं। आई मीन इट इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ बिज़नेस। तो अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बार बार आ रही हैं तो आपको सही से चूज़ करना, ऑप्ट करना और इम्प्लीमेंट करना आना चाहिए ताकि आप एक बेस्ट डिसीजन ले सकें। और अगर आपने सही डिसीजन नहीं लिया, कैपिटल बजटिंग सही नहीं की या आपने सही तरीके से उसको एडॉप्ट नहीं किया तो आपकी वो इन्वेस्टमेंट आपके लिए फेलियर का कॉज भी बन सकती है। तो इसलिए इसकी इम्पोर्टेंस इट्सेल्फ बहुत ज़्यादा है। तो मैं अभी फ़िलहाल बात करने रही हूँ आपसे इसकी डेफिनेशन की, जो कि यहाँ बुक में लिखी हुई है। इट सेज़ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएटिंग एंड selecting long-term investments that are consistent with the firm's goal of maximizing owners' wealth. राइट, जो फर्म का एक ऑब्जेक्टिव होता है उस ऑब्जेक्टिव को मीट करते हुए आपने डिसीजन लेना है और हमेशा हमें सिलेक्शन करनी होती है द बेस्ट अमंग ऑल दी ऑप्शंस अवेलेबल। बाज़ औक़ात आपके पास ऑप्शंस बहुत सारी होती हैं तो आप सारी ऑप्शंस को जो है वो ऑप्ट नहीं कर सकते। यू हैव टू डिसाइड बिटवीन 1 और 2 और 3 एंड सो ऑन। तो जब आपने चूज़ करना है ना, तो जहाँ पे सिलेक्शन की बात आएगी वहाँ पर हमारी आती है कैपिटल बजटिंग कि हमने किस तरीके से चूज़ करना है चीज़ों को और किस तरीके से लेकर चलना है। राइट, तो फर्दर कंटिन्यू करने से पहले हमें देखना पड़ेगा कि कैपिटल बजटिंग जो कि मैंने बात में आवाज़ यहाँ से किया था कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़। जैसे आपने बिज़नेस भी करना है तो आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, आपने स्टॉक्स बाय किए हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं, आपने बॉन्ड्स खरीदे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स हैं। तो इस तरह की जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स आती हैं उन्हें हम कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। आप पैसे खर्च कर रहे हो ना, ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से ज़्यादा अरसे के लिए मिले वो होते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और ऐसे एक्सपेंडिचर्स जिनका बेनिफिट आपको 1 साल से कम अरसे के लिए मिले उसे कहते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स। रेवेन्यू भी कहते हैं और ऑपरेटिंग भी कहते हैं। अब रेवेन्यू या ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर्स पार्ट बनते हैं आपके इनकम स्टेटमेंट का और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स आते हैं बैलेंस शीट में। लेकिन इंटरेस्टिंगली क्या होता है, उस एग्जाम्पल बुक में दी हुई है आपको एक, जैसे एक फिक्स्ड एसेट है, आपने कोई प्लांट बाई कर लिया है। अब प्लांट का फ़ायदा आपको कई साल तक मिलेगा, ऐसे ही है ना, इसीलिए वो कहता है कि जी ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो सारे फिक्स्ड एसेट्स कैपिटल एक्सपेंडिचर हैं, देयर इज़ नो डाउट इन इट। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसे एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं जिसको हम अमॉर्टाइज़ कर रहे होते हैं। फिक्स्ड एसेट्स को हम करते हैं डेप्रिशिएट, वैल्यू में कमी कहते हैं ना, और जो इनटेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स होते हैं उनको हम अमॉर्टाइज़ कर रहे होते हैं। जैसे गुडविल है, आपने कोई मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट की, बहुत लंबी चौड़ी आपकी मार्केटिंग है, ठीक, एडवर्टाइजिंग प्लान्स हैं जिसका बेनिफिट आपको कई साल तक मिलेगा। जैसे एक नया मॉल बनता है लाहौर में, अब वो अपने मॉल की लॉन्च के लिए बहुत मैसिव मार्केटिंग प्लान इंट्रोड्यूस करते हैं, उसका फ़ायदा तो बहुत सालों तक मिलेगा ना आपको, क्योंकि मार्केटिंग जितनी अच्छी और स्ट्रॉन्ग होगी उतने ही साल तक कस्टमर्स आपके पास आते चले जाएंगे। तो वो जो मार्केटिंग एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर है वो आपका ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर नहीं होगा, दैट विल बिकम योर कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ हम बातें किसी बारे में कर रहे हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के बारे में बातें कर रहे हैं कैपिटल बजटिंग के अंदर, कि अब आपने कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को एवेल्यूएट करना है, डील करना है और उसके अलावा किस तरीके से जो है वो हमने उसको सिलेक्ट करना है। बाज़ औक़ात कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं जब आपने एक नया बिज़नेस स्टार्ट किया, आपने अपने बिज़नेस को एक्सपैंड किया, नई ब्रांच खोल ली, नए यूनिट्स बना लिए, प्रोडक्शन कैपेसिटी को इंक्रीज़ किया। तो इन तमाम केसेस में हम इवेल्यूएट कर रहे होंगे एंड दिस इवेल्यूएशन इज़ कॉल्ड कैपिटल बजटिंग। राइट,
अब चलती हूँ दी स्टेप्स टूवर्ड्स कैपिटल बजटिंग। पहला स्टेप क्या है? प्रपोजल जनरेशन। आपके सामने 4-5 ऑप्शंस आई हैं, आपने उन सबको स्टडी करना है, आपने प्रपोजल बनाना है कि जी ये ऑप्शन अवेलेबल हैं। अभी कुछ भी नहीं कर रहे, आपसे बता रहे हैं जी ऑप्शन ए ये कह रही है, ऑप्शन बी ये कह रही है, ऑप्शन सी ये कह रही है, ऑप्शन डी और ऑप्शन ई ये कह रहे हैं। आप सिर्फ उनकी डिटेल्स को राइट डाउन कर रहे हैं, दैट्स इट। ये है प्रपोजल जनरेशन। फिर है जी रिव्यू एंड एनालिसिस। जब आपने लिख लिया, इन राइटिंग ले आए हो, अब आपने उसको रिव्यू करना है, उसका एनालिसिस करना है कि ये जो ऑप्शंस हमारे पास अवेलेबल हैं, क्या ये ऑप्शंस किस तरीके से हमारे लिए बेहतर हो सकती हैं, या हमारे जो स्टैंडर्ड सेट हैं क्या वो उसको मीट कर रही हैं, या जो हमारी मिनिमम कंडीशंस हैं क्या वो उसको पूरा कर रही हैं। फिर है जी डिसीजन मेकिंग। जब आपने उसको एनालिसिस कर लिया, आपको लगता है जी 4 ऑप्शंस मीट नहीं कर रही और एक मीट कर रही है, तो जो मीट कर रही है वो चूज़ करने, राइट। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 3 ऑप्शंस मीट ना कर रही हूँ, 2 कर रही हूँ। तो अब जब 2 होंगी ना, दोनों मतलब एक्सेप्टेबल जोन में आ रही हैं, तो फिर जो आपको बेस्ट लगती है, जो हाईएस्ट रैंक पर आती है, आप वो चूज़ कर लेंगे। सही हो गया। फिर है कि जिसको आपने चूज़ किया, डिसाइड किया, उसको आपने इम्प्लीमेंट करवाना है कि हाँ जी हमें डिसीजन ले लिया है, आप इसको इम्प्लीमेंट करना है। एंड लास्टली आता है जी फॉलोअप। अब हमने उसका फॉलोअप मेंटेन करना है, यानी कि सिर्फ काम करवाना नहीं है, काम करवाने के बाद देखना होता है कि काम किस स्पीड से, किस एफिशिएंसी से हो रहा है। अगर आप फॉलोअप अच्छा नहीं मेंटेन करेंगे तो इम्प्लीमेंटेशन भी आपकी ख़राब हो सकती है, राइट। अब यहाँ पे कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि कैपिटल बजटिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती हैं। द वेरी फर्स्ट इज़ इंडिपेंडेंट वर्सेस म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। होता क्या है कि जो आपके सामने कैपिटल बजटिंग की जब ऑप्शंस आती हैं ना इन्वेस्टमेंट्स की, तो प्रोजेक्ट्स की डिफरेंट टाइप्स होती हैं। इट कैन बी इंडिपेंडेंट और इट कैन बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स। 4 ऑप्शन ऐसे वो आपके पास आई हैं, अगर वो चारों एक दूसरे से अनरिलेटेड है, उन्हें कैश फ्लो से आपस में कोई ताल्लुक़ नहीं है, यानी कि आप एक टाइम में चारों ऑप्शंस को अवेल कर सकते हैं, तो हम उसे कहेंगे इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स। लेकिन अगर मैं कहूँ जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ जी, अब मैं बात कर रही हूँ आपसे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स के बारे में। अगर वो प्रोजेक्ट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो क्या होगा? जैसे कि लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि जी आपने अपना एक्सपेंशन, आपने नंबर ऑफ़ यूनिट सेटअप करने हैं, यानी कि इंक्रीजिंग कैपेसिटी करनी है। तो उसके लिए अगर ऑप्शंस क्या आती हैं कि या तो आप नया प्लांट ख़रीद लो, ऑप्शन नंबर 2 आती है कि जी आपने नई ऑपरेशन फैसिलिटी क्रिएट कर लें, यानी कि नई बिल्डिंग है, नई लैंड ख़रीद लें। इसके अलावा हो सकता है कि आप एक नई कंपनी बना लें, हो सकता है ना। तो ये सारी ऑप्शंस क्या हैं? रिप्लेसेबल है, यानी कि ये है कि ये तीनों इंडिपेंडेंट नहीं है, इनमें से आप किसी एक को चूज़ कर सकते हो। दैट इज़ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स, जहाँ पर हमें सिलेक्शन इस तरह से करनी होती है कि हम सबको ऑप्ट नहीं कर सकते, हमें किसी एक को चूज़ करना है। और बहुत कम ऐसा होता है कि जी इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स हों, जनरली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट्स होते हैं कि जी आपने एक डिसीजन लेना है और तीनों आपके सामने जो ऑप्शंस आ रही हैं, आपने उन तीनों में से किसी एक को चूज़ करना है। अब जब आप एक को चूज़ कर देंगे तो बाकी जो 2 हैं वो क्या हो जाएगी? रिजेक्टेड, और फिर उनके जो भी कैश फ्लोज मिलने थे आपको, वो अब नहीं मिल रहे होंगे, यानी कि आप 2 ऑप्शन से सरेंडर कर रहे होंगे फॉर द सेक ऑफ 1। ये है कैपिटल बजटिंग। उसके बाद आता है नंबर 2, अनलिमिटेड फंड्स वर्सेस कैपिटल राशनिंग। अच्छा, जनरली क्या होता है कि अगर आपके पास फंड्स अनलिमिटेड हैं, ठीक है, तो प्रोजेक्ट्स जितने मर्जी आ रहे हैं आप सबको चूज़ कर सकते हैं। अभी हम बात करते हैं इंडिपेंडेंट बारे में। लेट्स से अगर 5 इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स मिल गए आपको और आप फंड्स भी अनलिमिटेड हैं, बेतहाशा फंड्स हैं, तो आप उन 5 के 5 प्रोजेक्ट्स को ऑप्ट कर सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन इट। लेकिन अगर आपके प्रोजेक्ट्स अगर मैं बात करूं आप लोगों से कि एग्ज़ाम्पल के तौर पर से घरों में होता है कि एक सैलरी आती है, फ़िक्स्ड इनकम घर में आ रही होती है, सैलरी है या इनकम है, और हमें उसी इनकम में पूरे घर को मैनेज करना होता है। उसमें बच्चों की फ़ीसें भी होती हैं, उसमें बच्चों के लिविंग एक्सपेंडिचर्स भी होते हैं, घर वालों के तमाम कॉस्ट ऑफ लिविंग होती है, खाना पीना, कपड़े, ऑल दैट होता है ना ऐसा।
इसी तरह से बिज़नेस में भी उनकी भी एक बजटिंग होती है, रैशनिंग उसे बोलते हैं, कैपिटल रैशनिंग, मतलब राशनिंग करनी पड़ती है उनको इस बात के लिए कि हमें कहाँ पर कितना स्पेंड करना है। यानी कि अनलिमिटेड फंड्स नहीं अवेलेबल होते, अगर हैं तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो आप जो मर्ज़ी चूज़ कर लें। लेकिन अगर फंड्स नहीं हैं, जो कि जनरली नहीं होते, जनरली रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो अगर रिसोर्सेज लिमिटेड हैं तो हमें कैपिटल राशनिंग करनी पड़ेगी। तो फिर क्या होगा कि फिर आप वही टेक्निक इस्तेमाल करेंगे, किस तरीके से आप चूज़ करें कि आपको बेस्ट ऑल्टरनेटिव अवेलेबल हो जाए। यानी कि 4 ऑप्शन हैं तो फिर आपने चूज़ किसी एक को करना है। या फिर हम ऐसा कर सकते हैं, हम उसको लेट से हम कहते हैं जी हम 4 को चूज़ नहीं कर पा रहे, फंड्स नहीं हैं, तो फिर जितने फंड्स हैं हो सकता है कि आपको लगता है कि जी आपकी प्रोडक्शन कैपेसिटी भी इंक्रीज होनी चाहिए, हो सकता है आपको लग रहा है कि जी ऑफिस रेनोवेशन होनी चाहिए, हो सकता है आपको लग रहा हो कि जी स्टाफ ज़्यादा सैलरीज़ की डिमांड कर रहा है। अब ये सारे एक्सपेंडिचर्स आपको मीट करने हैं, ठीक है। तो कैपिटल राशनिंग क्या कहेगी कि अब आप अप्रोप्रिएटली डिवाइड कर दें। यानी कि स्टाफ अगर कह रहा है जी हमारी सैलरी बढ़ाएं 10,000 पर पर्सन, आप कहेंगे जी नहीं इतनी तो नहीं है, हमारे पास पैसे हैं, इतने फंड्स अवेलेबल नहीं है, चले हम आपको 5,000 बढ़ा देते हैं पर पर्सन, राइट। या हो सकता है कि स्टाफ, हो सकता है कि आप कह रहे हो जी प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाना चाह रहे थे, नए नंबर ऑफ़ यूनिट्स बढ़ाना चाह रहे थे आप, तो उसके लिए क्या ऑप्शन हो सकता है बस व्हाट यू कैन डू। मैंने अभी एग्जांपल दी थी, आप मैंने बताया था ना कि आप नई ऑपरेशनल फैसिलिटी क्रिएट कर लो, आप नया प्लांट ख़रीद लो। तो अब आपने वो ऑप्शन चूज़ करनी है जहाँ पर आपकी कॉस्ट ज़रा थोड़ी सी कम खर्च हो, पैसे कम खर्च हो। तो ये होती है रैशनिंग, कि हम डिवाइड कर रहे हैं अपनी इनकम को ओवरऑल द एक्सपेंडिचर्स। ये नहीं कि सारे पैसे एक जगह पर खर्च कर देने हैं, आपने डिवाइड करना है पैसों को ताकि सारे एक्सपेंडिचर्स मीट हो सकें, ठीक। और कैपिटल राशनिंग बहुत ज़्यादा कॉमनली होती है, मतलब ये टर्म जो है ना वो हम बहुत ज़्यादा सुनते भी हैं प्रोफेशनल लाइफ में, और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है। मतलब मैनेजमेंट कहीं किसी लेवल पर भी हो वो कैपिटल राशनिंग कर रही होती है, जैसे हमारे घरों में होती है। लास्टली आती है, ये है बेसिकली इवैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सेप्ट रिजेक्ट वर्सेस रैंकिंग अप्रोचेस। जब आपने प्रोजेक्ट को इवैल्यूएट करना होता है तो देयर आर 2 काइंड ऑफ अप्रोचेस, द वन इज़ एक्सेप्ट और रिजेक्ट। मैंने कहा जी हमारे सर्टन स्टैंडर्ड्स हैं कि लेट सपोज मैं कहती हूँ जी हमें इस प्रोजेक्ट से इतनी इनकम चाहिए, ठीक है, या इतने कैश फ्लोज चाहिए। अगर वो मीट कर देते हैं तो एक्सेप्टेबल है, अगर नहीं तो रिजेक्टेड है। तो एक्सेप्टेड ये कहता है कि अगर तो हमारे क्राइटेरिया को मीट कर रहा है तो ऑप्शन को आप चूज़ कर लें, सिलेक्ट कर लें, और अगर वो मीट नहीं कर तो रिजेक्ट कर दें। यानी कि कोई दरमियानी राय नहीं है, या तो वो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा। इसके थोड़ा सा डिफरेंट होता है रैंकिंग अप्रोचेस, जहाँ हम थोड़ा सा बेहतर तरीके से इवैल्यूएट कर रहे होते हैं, जहाँ हम ये नहीं कह रहे कि जी एक्सेप्ट करना रिजेक्ट करना, हम कहते हैं रैंक कर दें। लेट सपोज मैं कह दूँ कि जी हमें इतनी इनकम चाहिए, इतना रिटर्न चाहिए, तो जिसका हाईएस्ट रिटर्न है आप उसे रैंक नंबर 1 दे दें, 1 2 3 4 नंबरिंग कर दो। फिर डिसीजन वही है जो टॉप पे है, आप उसे चूज़ कर रहे होंगे अल्टीमेटली। एक्सेप्ट रिजेक्ट में भी लेट सपोज अगर आपके पास 4 ऑप्शंस थी और 2 ऑप्शंस जो हैं वो रिजेक्टेड में चली गई और 2 आ रही एक्सेप्टेबल में, तो आप दोनों को एक्सेप्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि फंड्स लिमिटेड नहीं है, फंड्स लिमिटेड है, क्योंकि प्रोजेक्ट से इतना पैसा नहीं है हमारे पास। तो ऐसे केस में क्या होता है कि फिर हम रैंकिंग कर लेते हैं कि दोनों एक्सेप्टेबल तो हैं, लेकिन जो बेस्ट एक्सेप्टेबल है उसे चूज़ कर लो। यानी कि अल्टीमेटली हम एक्सेप्टेबल रीजन में आकर भी रैंकिंग कर लेते हैं 1 2 3 4, और जिसकी हाईएस्ट रैंकिंग होगी हम उसको चूज़ कर लेंगे, राइट। दिस इज़ हाउ कैपिटल बजटिंग इज़ मेड। अब कुछ कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स हैं जिसके बारे में बात करना चाह रही हूँ आपसे, और इसके ऊपर ही बेसिकली आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी हैं। देयर आर 3 काइंड ऑफ टेक्निक्स विच वी विल यूज़ इन आवर चैप्टर फॉर द पर्पज़ ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ कैपिटल बजटिंग एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। द वेरी फर्स्ट इज़ बहुत सिंपल है, वो इसमें बोलते हैं पे बैक पीरियड। इट इज़ कॉल्ड एज पे बैक पीरियड। अब पीरियड कहते हैं अरसे को, पे बैक मीन्स वापसी, कितने अरसे में आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा। दिस इज़ सिंपली कि पे बैक पीरियड। अच्छा, मैंने चीज़ मिस कर दी है, वो मिस ये किया है कि जो हमने कहते हैं ना, जो पैसे खर्च करते हैं हम इनिशियली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं या कैपिटल एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, उसे आउटले भी कहते हैं, कैपिटल आउटले भी कहते हैं उसको।
तो जो भी आपका कैपिटल आउटले है वो आपको कितने सालों में वापस मिलेगा, दैट इज़ कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. द अमाउंट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर अ फर्म टू recover its initial investment in a project as calculated from cash inflows. कितने सालों में आपको आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड एज पे बैक पीरियड. अब इसमें डिसीजन क्राइटेरिया क्या होता है, इससे बात कर लेते हैं. हर कंपनी का एक अपनी सर्टेन लिमिट्स होती हैं, स्टैंडर्ड सेट किए हुए होते हैं. जैसे मैं अगर एक कंपनी है फॉर एग्जांपल, तो वो कहती है जी हमारे लिए पे बैक पीरियड की जो लिमिट है वो 4 साल है. ठीक है, 4 साल का मतलब ये है कि 4 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. लिमिट सेज कि 4 साल का मतलब ये है कि 4 साल से ज़्यादा उसको नहीं होना चाहिए. अब अगर 4 प्रोजेक्ट्स आपके सामने आ रहे हैं और उसमें से एक प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड 4 साल से ज़्यादा हो गया है, इसका मतलब ये है कि वो आपकी लिमिट को क्रॉस कर रहा है, आप उसको कहेंगे रिजेक्टेड. ठीक है, दूसरे का 4 आ गया, आपने कहा हाँ जी एक्सेप्टेबल है क्योंकि आपके रीजन में तो फॉल कर रहा है. तीसरे का आ गया जी 3, अगेन ये एक्सेप्टेबल है क्योंकि ये अच्छा है कि कम टाइम पैसे रिकवर हो रहे हैं. और चौथे का आ गया जी 1, यानी कि विद इन अ ईयर टाइम आपको आपकी पेमेंट सारी रिकवर हो रही है. तो अब जब आपने डिसीजन लेना है तो क्या करेंगे, जिसका पे बैक पीरियड सबसे कम होगा यू विल चूज़ दैट ऑप्शन. जितने कम अरसे में आपको आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाएगी उतना बेहतर होता है. ठीक है, तो अगर आपके इसमें 2 बातें याद रखनी है. पहली बात तो ये है कि हमने एक लिमिट सेट की हुई है, उस लिमिट्स के अंदर अंदर फॉल करे. जैसे एग्जाम्पल आपको दी थी ना कि 4 ईयर्स जैसे सपोज अगर है तो 4 ईयर्स मतलब ये है कि विद इन अ 4 ईयर्स पे बैक हो जाना चाहिए. 4 साल से सक्सीड नहीं करना चाहिए. लेकिन अगर 4 साल से एक्सीड करता है तो सिंपली दैट ऑफर इज़ रिजेक्टेड. अगर 4 साल से कम है तो जो सबसे कम है वो आपके लिए बेस्ट होगा कि आप कम से कम वक्त में अपने पैसे को रिकवर कर पा रहे हैं. ठीक है, तो मैं यहाँ से पढ़ती हूँ, मैंने इसको किया हुआ है. इफ़ द पे बैक पीरियड इज़ लेस देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट. लेस देन, राइट. इफ़ द पे बैक पीरियड इज़ ग्रेटर देन द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड रिजेक्ट द प्रोजेक्ट. ज़्यादा हो तो रिजेक्ट कर दो. लेकिन चूँकि सिर्फ हमें 2 ऑप्शन थी, ऐसा होता है कि हमारे पास 4 ऑप्शंस हो, 5 हो, 3 हो सकती है ना. तो अगर ऐसा हो जहाँ पर ऑप्शंस बहुत सारी हों वहाँ हम रैंकिंग कर लेते हैं और जिसकी रैंक सबसे अच्छी हो हमारे लिए हम उसको चूज़ कर लेते हैं. राइट, अब एक बहुत सिंपल सी बात एंड करूँगी इसको कि इसके प्रॉज एंड कॉन्स क्या होते हैं पे बैक पीरियड के. पे बैक पीरियड के प्रॉज एंड कॉन्स ये हैं कि मतलब एक अच्छा सिस्टमेटिक वे में हम इजीली बता देते हैं कि जी हमारे लिए सूटेबल है कि नहीं है. फ़ायदे तो यही हैं इसके. और बहुत सिंपल मेथड है, कोई ख़ास वर्किंग्स नहीं है इसके अंदर, कोई ख़ास साइंस है, कोई ख़ास टेक्नोलॉजी कुछ भी नहीं है. लेकिन इसकी वीकनेस ये है कि ये बहुत डिटेल में नहीं जा रहा और ये सिर्फ स्मॉल फर्म्स के लिए सूटेबल होता है. प्लस इसकी जो एक बहुत बड़ी वीकनेस है वो ये है कि एक्चुअली आपकी वेल्थ कितनी मैक्सिमाइज़ हो रही है इस बारे में बात नहीं करता. ये सिर्फ बता रहा है कि आपको आपकी ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट वापस कब मिल रही है. अब उसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी भी आती है कि जो पैसे आपने इन्वेस्ट किए थे 4 साल पहले, आज उसकी वैल्यू कुछ और हो चुकी हुई है. तो ये सब फैक्टर्स को देखते हुए तो ये इतना ज़्यादा मतलब उसको आंसर नहीं करता इन चीज़ों को. तो इसलिए स्मॉल फर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल करती हैं पे बैक पीरियड को. जो बड़ी कंपनीज़ हैं, बड़े नाम हैं, दे यूजली डोंट यूज़ पे बैक पीरियड और इसके अलावा जो टेक्निक्स है उसको इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, अब इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि इंशाल्लाह हम नेक्स्ट इसमें डिस्कस करते हैं.